खबर की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं जो उड़ीसा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि उड़ीसा बालासोर जिले में शुक्रवार शाम भयानक ट्रेन हादसा हुआ। हावड़ा जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी ट्रेन से जा टकराए। हादसा इतना भयंकर था कि अब तक 200 से 280 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 900 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई लोग ट्रेन के डब्बों में अभी भी फंसे हैं जिन्हें निकालने की कोशिश जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सुरक्षा कर्मियों और रेल कर्मियों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि अस्पताल में घायलों का अंबार लगा हुआ है। हादसा मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के आपस में टकराने की वजह से हुआ। बालासोर में हुए इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। घटना में हर तरफ सिर्फ लाशें दिखाई दे रही हैं, चीख पुकार मची हुई है। कोई ट्रेन में फंसा है तो कोई पटरियों पर पड़ा है। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में घायलों और मारे गए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले 12 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में फंसे हुए हैं। बालासोर जिले में हुई इस ट्रेन घटना में स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें बोगियों के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार कर रही हैं। रेलवे, दमकल और स्थानीय पुलिस प्रशासन के 600 से ज्यादा जवान रात के अंधेरे से लगातार बोगियों में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। यह हादसा बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। बहानगा बालासोर से लेकर भुवनेश्वर तक के अस्पताल घायलों से अटे पड़े हैं। यह घटना उस वक्त की है जब बालासोर के पास शाम करीब 7:30 बजे हावड़ा जा रही 12,864 नंबर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पहले डीरेल होकर बगल वाली पटरी पर जा गिरे। दूसरी तरफ से दूसरी शालीमार से चेन्नई जा रही रोमंडल एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से आ रही थी। हावड़ा और कोरोमंडल एक्सप्रेस में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां भी ट्रैक से उतरकर दूसरी पटरी में आ रही मालगाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा बेहद भयानक हो गया। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। 900 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। लगातार इस घटना के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 600 से ज्यादा जवान अभी राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि घायलों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी, उन्हें अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसी क्रम में तमाम लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस घटना को लेकर समीक्षा बैठक की तैयारी की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी
बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। सर क्या कोई इंडिकेशन अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। Situation of the train accident is like this. So far, around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleswar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Baleswar. And so far we have got reports of 233 deaths, 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on. One buggy which has been very severely damaged and has been rammed into by another buggy. That only buggy is left. NDRF, Odisha Disaster Response Force and Fire Service personnel are still working with their machineries to cut the buggy and try to recover the living or the deads. This operation is getting little difficult in the sense it has been so badly damaged that possibly railway crane might also be required. The railway board chairman is there in the site. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. Regarding treatment in government as well as private hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बात की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उड़ीसा में ट्रेन हादसे की घटना से व्यथित हो, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना पर बचाव कार्य जारी और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वहीं उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए भीषण ट्रेन हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना में जिसमें कईयों को गंभीर चोटें आई हैं, हादसे के बाद देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अलग अलग राज्यों के सीएम ने रेल दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि संवेदना व्यक्त करते हुए सीएम गहलोत ने देर रात ट्वीट किया, ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार मिला। इस हादसे में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के साथ हमारी गहन संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। भगवान जगन्नाथ सभी की रक्षा करें। सचिन पायलट ने शुक्रवार देर रात ट्वीट किया। उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे के कई लोगों के प्राण गंवाने और घायल होने की खबर हृदय विदारक है और दुखद है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को ये आघात सहने का संबल प्रदान करे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ऐसा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त किया गया है।
वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में वॉशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले हैं। सदन के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने 22 जून को प्रतिनिधि सभा और सीनेट की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण दिया है। इससे अमेरिका द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के संबोधन का विषय भारत के भविष्य और दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों के इर्द गिर्द होगा। केविन मैकार्थी की ओर से जारी शुक्रवार को संयुक्त बयान में कहा गया कि पीएम मोदी का अमेरिकी संसद को संबोधित करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी इस दौरान भारत के भविष्य के लिए अपनी दृष्टिकोण और अपने दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर अपनी बात रखेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के पास 9 जून तक का समय है। सरकार जैसे भी बातचीत करना चाहे वैसे कर ले। बच्चे बेहद दुखी हैं, उनकी धमकियां उन्हें मिल रही हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि सरकार उन पर दर्ज मामले को वापस ले और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करे, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। वो बातचीत से ऐसे मामले को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। ठीक है जी, ये फैसला हो यार, हम पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे। राष्ट्रपति से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से या उससे होगा, ये सरकार से मिलेंगे। कहीं ना कहीं खाप में भी सहमति दिख रही है। सारी सहमति है भाई, सारी सहमति है, खाप में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो वो है, कुछ लोग होते हैं ठीक है जी। आज सुबह भी 9 तारीख तक सरकार के पास में भी टाइम है। आज 2 तारीख है। सरकार जैसे बातचीत करना चाहती है वो बातचीत का रास्ता तैयार कर ले। हमने बच्चों से भी बात करी है, बच्चे बहुत हताश हैं, बच्चे बहुत हताश हैं। वे गिरफ्तारी से कम पे और ये समाज पूरा देश गिरफ्तारी से कम पे कोई समझौता हमारा नहीं है। अगर कोई भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, बच्चों के साथ में या किसी के भी साथ में कोई हादसा होता है, कोई भी होते हैं, और जिम्मेदारी उसकी है। वे भी बहुत हताश है बच्चे, उनके परिवार वाले भी पूरे डरे हुए हैं, उनके पास में धमकियां आ रही है। देखो जो कोर्ट का आदेश था कि उनकी सिक्योरिटी वो बढ़ाई जाए, और नहीं तो 9 तारीख में ये हो जाए कि उन्हें बालकों को ले जाकर फिर हम वही उनको छोड़ पाएंगे। ये हुआ है। और पूरे देश भर में जैसे जब किसान आंदोलन चला उस टाइम पे भी सरकार जब दबी थी, जब पूरे देश भर में पंचायतें हुई थी। हम पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे जैसे उस टाइम पे करी। सारा देश आज तैयार है उसकी गिरफ्तारी पहले है। सरकार ने भी कोई वो नहीं करा, उन्होंने कहा कि जो कल का फैसला है उसी पे हम भी सब लोग सहमत है। सब लोगों की सहमति से ये हुआ कि आंदोलन के आगे की तैयारी हमको करनी है, क्योंकि 11 तारीख की भी बड़ी पंचायत शामली में है, फिर 15, 16, 17 और 18 4 दिन हरिद्वार में बड़ी पंचायत रहेगी, और उसके बाद में भी अगर नहीं कुछ होता तो पूरे देश भर में पंचायतें चलती रहेगी और ज्ञापन देते रहेंगे। जो और इनके नेता हैं जब तक वो भी आ जाएंगे, इनके नेताओं को भी सवाल जवाब ये जनता करती रहेगी। जब ये गांव में आएंगे इनसे क्वेश्चन करेंगे, भाई उस वाले केस में क्या हुआ, ये सारी चीजें उसके बाद में तय होती चली जाएगी। ये वहीं राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश और बादल ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन मानसून के दस्तक देने से पहले एक बार फिर तापमान बढ़ने वाला है। दिल्ली में धीरे धीरे तापमान बढ़ने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि सप्ताह भर में अधिकतम पारा 40 डिग्री के ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से लगातार होने वाली बारिश का दौर अब खत्म होने वाला है। हालांकि बीच बीच में बूंदाबांदी के आसार हैं और बादलों की आवाजाही भी
देखने को मिल सकती है। दिल्ली के मानक वेधशाला सफदरजंग में शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, लेकिन अब तापमान में धीरे धीरे इजाफा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ यही बने रहेंगे। वहीं उड़ीसा में बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उड़ीसा रेल हादसा पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उड़ीसा के बालासोर में रिंकू ने आईपीएल में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अब विकेटकीपर और बल्लेबाज मुस्कान ने अपने हुनर से शहर का नाम रोशन किया है। महानगर के जमालपुर की रहने वाले राशिद मलिक की छोटी बेटी मुस्कान मलिक सुबह और शाम को अभ्यास कर रही हैं। अलीगढ़ की बहुत गर्व की बात है और हम लोगों को बहुत खुशी है कि अलीगढ़ की एक लड़की इंडिया ए में सिलेक्शन हुई है क्रिकेट में, और वो लड़की बहुत मेहनती, सुबह शाम प्रैक्टिस करना, फिटनेस करना और डेली का उसका बहुत मेहनती लड़की है। और अलीगढ़ की और भी जो लड़की हैं उनको आगे आना चाहिए क्रिकेट में और परफॉर्मेंस की बिना पे सिलेक्शन करवाना चाहिए। कब से खेल रही थी वो? करीब 4 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस कर रही है वो, और मैं ही उसका कोच हूँ। मसूद जफर अमीनी नाम है मेरा, और अभी उसका इंडिया ए में सिलेक्शन हुआ है। आगे इंशाल्लाह कोशिश है कि वो इंडिया ए खेले। डोमेस्टिक तो वो खेल ही रही है, सीनियर टीम की कप्तान है यूपी की, वो 19 खेली है यूपी से। और अलीगढ़ की एक लड़की खेली रही है नीतू सिंह, वो भी अंडर 19 यूपी से खेल रही है, वो भी अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल में प्रैक्टिस करती है। और जी अलीगढ़ को बहुत सम्मान की बात है और बहुत बड़ी बात है कि अलीगढ़ से एक लड़का आईपीएल में खेल रहा है। वहीं अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मंडलीय मिर्जापुर मुथु कुमार स्वामी वीर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शुक्रवार को मंडलीय चिकित्सालय के महिला वार्ड में भ्रमण कर निरीक्षण किया। मंडलायुक्त की तरफ से महिला चिकित्सालय के सभी वार्डों, ऑपरेशन थिएटर सहित पूरे अस्पताल में का निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं के बारे में इस दौरान उन्होंने जानकारी ली। साथ ही निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त वार्ड के बाहर बैठे परिजनों और भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान महिला अस्पताल वार्ड के बाहर मरीजों के परिजनों के प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सियों पर देख नाराजगी जताते हुए निर्देश भी दिया। फाइबर की कुर्सियों की जगह बेंच रखे जाने की बात जो है वो कही गई। आपको बता दें कि ये बैठने में आरामदायक होते हैं और मजबूत भी होते हैं। पर्ची बनाने वाले काउंटर, सर्जन कक्ष, दवा वितरण कक्ष और ओपीडी से लेकर लेबर रूम का भी इस दौरान निरीक्षण किया गया। मेडिकल कॉलेज के दृश्य को ध्यान में रखते हुए महिला अस्पताल में पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद उसके निर्माण कार्य प्रारंभ करने के भी निर्देश इस दौरान दिए गए। कोई समस्या नहीं है, जो यहाँ पर स्थिति अच्छा है, इसको कैसे बेटर वे में काम कर सकते हैं उसके संबंधित प्रथम बार मैं उनके साथ डॉक्टर के साथ बैठक करना चाहते हैं। जो दवा क्या वो उपलब्ध है, जो लैब टेस्ट होते हैं उसमें जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, यहाँ पर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट का अवेलेबिलिटी है और जो अन्य सुविधा के बारे में हम लोग पूछताछ किए, चर्चा की। उसमें डॉक्टर के लिए सुझाव दिया गया जो क्लीनलीनेस और जो दवाई उपलब्ध है यहाँ पर, अदरवाइज नॉट। कई दवाएं आते हैं जिनकी गुणवत्ता पे सवाल उठता है, तो उसके लिए क्या होगा? गुणवत्ता क्या समस्या आ गया तो बता दीजिए, क्योंकि क्वालिटी टेस्ट होता है जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन से लेते हैं, उसमें मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन में क्वालिटी टेस्टिंग होता है। वहीं शाहजहांपुर में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते आज एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़के ने नाबालिग लड़की को भगाकर उससे शादी कर ली और शादी के बाद वीडियो फोटोज वायरल कर दिए। यही नहीं, फोटो वायरल करने के बाद आरोपी लड़का लड़की के घर वालों को
लड़की से मिलने से रोक रहा है। आरोपी का कहना है कि लड़की गर्भवती है और जब तक वो एक लड़के को जन्म नहीं दे देती वो लड़की को नहीं छोड़ेगा। साथ ही उसने लड़की पक्ष को धमकी दी है, जिसकी रिकॉर्डिंग परिजनों ने पुलिस को दी है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद किया है। काशीराम कॉलोनी में फहीम नाम के लड़के ने एक नाबालिग लड़की को भगा लिया था, जिसके संबंध में दिनांक 29 को ही अपराध अभियोग पंजीकृत किया गया था। धारा 363 366 में कप्तान साहब के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया। टीमों के द्वारा सफलता प्राप्त की गई। अपहर्ता को बरामद कर लिया गया है तथा आरोपी फहीम को हिरासत में ले लिया गया है। अपहर्ता का मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में वॉशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। सदन के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने 22 जून को प्रतिनिधि सभा और सीनेट की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण दिया है। इसे अमेरिका द्वारा विदेश गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। क्योंकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। आपकी जो थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, वो आज के विश्व की प्राथमिकताओं को हाईलाइट करती हैं और इस आयोजन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। मुझे विश्वास है आपके प्रयास संग्रहालयों में युवा पीढ़ी की रुचि को और बढ़ाएंगे, उन्हें हमारी धरोहरों से परिचित कराएंगे। मैं आप सभी का इन प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं। यहां आने से पहले मुझे कुछ पल म्यूजियम में बताने का अवसर मिला। हमें कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर आता है, सरकारी, गैर सरकारी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मन पर प्रभाव पैदा करने वाला पूरा प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, और सरकार भी इस ऊंचाई के काम कर सकती है जिसके लिए बहुत गर्व होता है, वैसी व्यवस्था। और मैं मानता हूं कि आज का ये अवसर भारत के म्यूजियम की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। कितनी ही पांडुलिपियां, कितने ही पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए।
तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का, पूरी मानव जात का नुकसान हुआ।